तो पार्शियल इंटीग्रेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और ये कब अप्लाई करते हैं पार्शियल इंटीग्रेशन? व्हेन वी हैव रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन, रैशनल फंक्शन कैसे होता है? जैसे हमारे पास फंक्शन हो द टाइप f(x) अपॉन gx, जिसमें बोथ f(x) एंड gx जो हैं वो क्या होते हैं? पॉलिनोमियल्स होते हैं। जैसे तुम रैशनल नंबर्स पढ़ते थे, रैशनल नंबर्स में हम ऊपर नीचे इंटीजर होते हैं हमारे पास, यहाँ पर पॉलिनोमियल्स होते हैं। तो ये तो रैशनल फंक्शन की बात हो गई। अब कैसे अप्लाई करते हैं? जैसे मैं एग्जांपल लिखूं, तुम्हारे पास हो x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 ऐसे हो, या तुम्हारे पास क्वेश्चन हो 1 अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2 2x माइनस 3, मान लो इसमें x प्लस 1 का होल स्क्वायर भी हो, ऐसे कुछ भी फॉर्म हो सकती है। ऊपर कांस्टेंट भी हो सकता है जैसे मैंने लिखा, ऊपर फंक्शन ऑफ x भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है x क्यूब माइनस 6x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2 ऐसे भी। तो ये सब रैशनल फंक्शंस हैं। तो रैशनल फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे होता है? उसमें सबसे पहले हमें देखना होता है ऑब्जर्व द डिग्री। ऑब्जर्व द डिग्री ऑफ f(x, gx). If डिग्री ऑफ, मैं न्यूमरेटर लिख देती हूँ ताकि तुम f(x, gx) में कंफ्यूज ना होते रहो। मतलब मैंने रैशनल फंक्शन f(x अपॉन gx) लिया है, तो मैं f(x) की डिग्री की बात कर रही हूँ। इफ डिग्री ऑफ न्यूमरेटर, जो कि यहाँ पर हमारा क्या है f(x), इफ डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, डिवाइड f(x) बाय gx। तो हमें f(x) को डिवाइड करना होता है gx से, अगर न्यूमरेटर की डिग्री जो है डिनोमिनेटर की डिग्री से बड़ी है या इक्वल है। अगर बड़ी नहीं है, इक्वल नहीं है, तो हमें ये डिवीजन वाला प्रोसेस नहीं करना है। और डिवाइड कैसे करना है? जैसे कि तुमने लोअर क्लासेस में अपने पॉलिनोमियल डिवीजन सीखा है, ठीक है? तो वंस यू हैव डिवाइडेड, once degree of numerator is less than degree of denominator, हम जो फॉलोइंग रूल्स हैं वो फॉलो करेंगे। तो रूल्स क्या है हमारे? तो मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ, मतलब 1 अपॉन से मतलब ये है कि ऊपर जरूरी नहीं है 1 हो, ऊपर जो है वो कोई भी डिग्री हो सकती है, बट डिनोमिनेटर से कम है डिग्री, दैट इज द रूल। तो अब इसको हम डिफरेंट केसेस में डिवाइड करते हैं। पहले केस 1 लिख देते हैं। केस 1 में क्या है? इफ gx जो है वो इस फॉर्म में हो, x माइनस a1 x माइनस a2, कितने भी फैक्टर्स हो सकते हैं, मैं 3 लिख रही हूँ, कितने भी हो सकते हैं, 4 5 6, कितने भी, gx इक्वल टू दिस, मतलब कि दैट इज gx इज expressible as the product of
नॉन रिपीटिंग लीनियर फैक्टर्स। तो प्रोडक्ट जो है वो इट कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ नॉन रिपीटिंग लीनियर फैक्टर्स। तो अगर ये फॉर्म है तो हम fx अपॉन gx को लिखते हैं इक्वल टू, लेकिन इसमें ये बात का ध्यान रखना है कि डिग्री ऑफ fx लेस देन डिग्री ऑफ gx हमने बना ली है। तो फिर हम इसको लिखते हैं दिस इक्वल टू, इससे कंफ्यूजन तो नहीं होगा तुमको? समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रही हूँ? यस मैम। a अपॉन x माइनस a1 b अपॉन x माइनस a2 प्लस सो ऑन, ये चलता रहेगा। अगर मान लो हमारा gx जो है a3 तक है तो a3 तक जाएगा, मतलब जहां तक है वहां तक चला जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से हम इसको, जितना फाइनाइट है मैं n तक लिख सकती हूँ। अगर तुम्हें कंफ्यूजन ना हो तो मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, ऐसे लिख दूं? ओके। ठीक है, तो इधर कुछ an आ गया अपॉन x माइनस a, मतलब जो भी फैक्टर्स हैं वो अलग अलग करके हम लिख देंगे, कांस्टेंट अपॉन ऐसे करके। तो ये हमारे पास आ गया। तो अगर gh जो है दिस इज एक्सप्रेसिबल एज प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स, तो a अपॉन दिस b अपॉन दिस ऐसे ही करते करते ये यहाँ पर कुछ मैंने ऐसे an लिख दिया, कांस्टेंट जो भी कांस्टेंट वो लिख देंगे। तो इफ gx इज एक्सप्रेसिबल एज प्रोडक्ट ऑफ नॉन रिपीटिंग लीनियर फैक्टर्स, तो हम fx अपॉन gx को इस फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। इस फॉर्म में एक्सप्रेस करने के बाद हम इन कांस्टेंट्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, और फिर हमें, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन करना है, हमें क्या करना है, हमें करना है इंटीग्रल ऑफ fx अपॉन gx। हमारा क्या क्वेश्चन होगा? क्वेश्चन तो इंटीग्रेशन करना है हमें। तो जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे fx अपॉन gx का, तो राइट साइड का इंटीग्रल कर देंगे, और राइट साइड में अगर कांस्टेंट है तो तुम्हें पता बाहर आ जाता है, और 1 अपॉन कुछ भी लीनियर फंक्शन हो तो उसका इंटीग्रल क्या होता है? क्या होता है इंटीग्रल? वन अपॉन, मान लो तुम्हारे पास हो, अच्छा 1 अपॉन में है क्या? हाँ, इंटीग्रल 1 अपॉन कुछ हो तुम्हारे पास, मान लो जैसे 2 + 3x हो, तो इसका इंटीग्रल क्या होता है? 2 + 3, तो इसका इंटीग्रल हो जाएगा log 2 + 3x/3। लीनियर है ना, तो log 2 + 3x हो जाएगा, डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन 3। तो इसका हमें इंटीग्रल पता है, तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करके राइट साइड को इंटीग्रेट कर देते हैं। तो पार्शियल फ्रैक्शन में रिड्यूस करना इज अलजेब्रा। ये अलजेब्रा का पार्ट है कि हमारे पास एक रैशनल फंक्शन है, वी वांट टू इंटीग्रेट दिस। इसको इंटीग्रेट करने के लिए, रैशनल फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए हम अलजेब्रा की हेल्प ले रहे हैं। तो यूजिंग अलजेब्रा ऑफ पार्शियल फ्रैक्शंस वी आर रिड्यूसिंग इट टू पार्शियल फ्रैक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शन जो है एक ये अलजेब्रा का अलग टॉपिक है, बट वो 9th-10th में तुम लोग को वो अलजेब्रा नहीं पढ़ाया गया, तो हम इसको इंटीग्रेशन के साथ साथ ही सीख रहे हैं। ठीक है, तो पार्शियल फाइंड आउट करने के बाद, इसको फ्रैक्शंस में रिड्यूस करने के बाद, हम इस फंक्शन को fx अपॉन gx को जो है इसमें चेंज कर पाते हैं इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, ओके। अब केस सेकंड इसमें क्या बनता है कि हमें हमेशा जरूरी नहीं है कि हम उसको लीनियर में रिड्यूस कर पाए। तो हमारा gx जो है वो मान लो इस तरह का हो, जिसे कहते हैं हम रिपीटिंग लीनियर फैक्टर्स। तो केस सेकंड में when the denominator इन सब में एक बात का ध्यान रखना है कि ऊपर की डिग्री कम है। when the denominator is expressible as product of
as product of linear factors such that sum of them are repeating. Such that sum of them are repeating. तो उस केस में हम क्या करेंगे? तो ये जैसे हमारे पास है, मान लो हमारे पास है gx इक्वल टू, मैं छोटा एग्जांपल ले लेती हूँ, n तक नहीं लेती, मान लो x माइनस a1 का होल स्क्वायर, x माइनस a2 का होल क्यूब, x माइनस a3, मान लो ऐसे। तो फिर हम इसमें fx अपॉन gx को क्या लिखेंगे? a अपॉन x माइनस a1 प्लस b अपॉन x माइनस a1 का होल स्क्वायर। जब रिपीट होता है तो हम यहाँ पे इसको रिपीट करते हैं, c अपॉन x माइनस a2। ये 3 बार रिपीट हो रहा है तो इसको 3 बार लिखेंगे और तीनों पावर्स इसके लेंगे, x माइनस a2 का होल स्क्वायर प्लस e अपॉन x माइनस a3 का होल क्यूब। और लास्ट वाला जो है वो खाली x माइनस a3 है, तो हम इसमें f अपॉन x माइनस a3। तो लीनियर है तो एक ही, सॉरी पावर 1 है लीनियर की तो एक ही बार आएगा। अगर पावर 2 है जैसे कि ये फर्स्ट वाले केस में, तो हमें इसको 2 बार लिखना पड़ा, ऐसे और ऐसे। अगर ये पावर 3 है तो हमें इसको 3 बार लिखना पड़ा, ठीक है। और इसकी पावर 1 थी तो हमने इसको एक ही बार लिखा। समझ में आया? रूल समझ में आ गया? मैम एक और बात, रूल ये है कि अगर हमारा लीनियर फैक्टर जो है वो रिपीट कर रहा हो, मतलब उसकी पावर 1 ना हो के पावर 2 पावर 3 दे रखी हो, तो हाँ। पार्शियल फ्रैक्शन में जब हम रिड्यूस कर रहे हैं fx अपॉन gx को, तो हम उसको पावर 2 है तो 2 बार लिख दिया, एक बार a1 लिखा, एक बार उसका होल स्क्वायर लिख दिया। अच्छा समझ गया। पावर 3 है तो एक बार x माइनस a2 लिखा, एक बार उसका होल स्क्वायर लिखा, फिर तीसरी बार उसका होल क्यूब लिख दिया। सिंगल बार है तो एक ही बार आएगा x माइनस a3, जैसे हमने ऊपर किया था सिंगल सिंगल से फैक्टर्स, ठीक है। यस मैम। तो ये जैसे जैसे मैं क्वेश्चन कराऊंगी तो तुम्हें रूल समझ आ जाएंगे। अब थर्ड केस क्या है? व्हेन सम ऑफ द फैक्टर्स of denominator are repeating। तो अगर वो रिपीट कर रहे हैं, डिनोमिनेटर के फैक्टर्स अगर रिपीट कर रहे हैं, तो हमारा fx अपॉन gx, पहले gx लिख देते हैं, दैट इज gx इक्वल टू, मान लो तुम्हारे पास हो, रिपीटिंग नहीं, वो तो हो चुका है, सम ऑफ द फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर आर इन irreducible quadratic form। ठीक है, अगर irreducible quadratic form है तो जैसे तुम्हारे पास हो gx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ऐसे। दूसरा कुछ हो एक्स स्क्वायर प्लस सम बी स्क्वायर। तीसरा मान लो ऐसे ही सिंपली हो एक्स प्लस सी। तो उस केस में fx अपॉन gx किसके इक्वल होगा? दैट विल बी इक्वल टू, जब क्वाड्रेटिक है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है नीचे,
और ऊपर जो है कांस्टेंट ना आके कुछ ax प्लस बी है, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो ये एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, और ये ऊपर जो है कुछ सी एक्स प्लस डी है। अगर ये मान लो इसका खुदा ना खास्ता होल स्क्वायर हुआ तो फिर ये 2 बार रिपीट हो जाएगा, समझे? तो क्या आ जाएगा इसमें, प्लस ई एक्स प्लस एफ आ जाएगा और एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो ऊपर लीनियर आना है, तो लीनियर तो देना ही देना है, अगर होल स्क्वायर है तो 2 बार हो जाएगा। और फिर जी एक्स प्लस एच अपॉन एक्स, तो हम एफ एक्स अपॉन जी एक्स को इस तरह से लिख के इसके कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज निकाल के फिर को इंटीग्रेट कर देते हैं। इज दिस क्लियर? यस मैम। तो इरिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक नॉर्मली ये जो है ना, ये जैसे ये वाला केस है होल स्क्वायर वाला, क्वाड्रेटिक का होल स्क्वायर, ऐसे वाला तुम्हारे सीबीएसई में नहीं आते हैं। हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तक ही आता है। बट इसमें ये ध्यान रखोगे कि ये जो हम पार्शियल फ्रैक्शन में रिड्यूस कर रहे हैं, हमने एक बार अगर डिवाइड कर लिया है तो डिवाइड करने के बाद जो हमारा एफ एक्स बनेगा उसको हम लेके चलते हैं। ये वो वाला एफ एक्स नहीं है, डिवाइड एफ एक्स बाई जी एक्स। तो इफ जी एक्स इक्वल टू दिस, मैंने यहाँ पर एफ एक्स लिख दिया है, तो ये यहाँ पे मैं मान के चल रही हूँ कि डिग्री ऑफ एफ एक्स जो है वो डिग्री ऑफ जी एक्स से कम है। तो जब क्वेश्चंस करोगे तो डिवाइड न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर ऐसे ही। तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से हमने डिवाइड कर दिया, तो उसके बाद जो हमारा रैशनल फंक्शन बनेगा डिवीजन के बाद, उसके लिए ये रूल है। तो जब हम ये रूल अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे जो है डिग्री ऑफ एफ एक्स जो है, जो न्यूमरेटर की डिग्री है वो कम है डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से, उस केस में ये रूल अप्लाई होगा। ठीक है, क्योंकि वो तो कुछ अलग पॉलिनोमियल आ जाएगा। ये इतना मुश्किल है नहीं जितना ये थ्योरी में मुश्किल लग रहा है, तो घबराओ मत। तो इसके ऊपर हम क्वेश्चन करते हैं, देन इट विल बी मोर क्लियर टू यू। मान लो तुम्हारे पास क्वेश्चन हो, इंटीग्रेट, पहले सिंपल क्वेश्चन लेती हूँ मैं, इंटीग्रल एक्स डी एक्स अपॉन एक्स प्लस 2 इंटू 3 माइनस एक्स। मान लो ये क्वेश्चन, ठीक है। तो अब ये रैशनल फंक्शन है, इज इट अ रैशनल फंक्शन? एक्स अपॉन एक्स प्लस 2 3 माइनस एक्स। अच्छा, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर क्या है यहाँ पे? 1। और डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर क्या है? वो भी 1 है। 1 तो नहीं मैम, डिनोमिनेटर 2। पॉलिनोमियल की डिग्री के लिए तो मल्टीप्लाई करके देखना पड़ता है ना। हाँ माइनस, ठीक है। तो डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर क्या है? मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या डिग्री बनेगी? जब ब्रैकेट्स ओपन करोगे तो एक्स एक्स से मल्टीप्लाई होगा। हाँ, एक्स स्क्वायर हो जाएगा वो। तो डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर क्या है? एक्स स्क्वायर है। तो 2 ही ना। हाँ 2 हाँ। डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर ज्यादा है डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से, न्यूमरेटर से, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं ये ऑब्जर्व करता हूँ। अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन में हम कैसे रिड्यूस करेंगे? एक्स अपॉन एक्स प्लस 2 इंटू 3 माइनस एक्स। तो दिस इक्वल टू हम लिखते हैं ए अपॉन एक्स प्लस 2। अब मैं इंटीग्रेशन का साइन नहीं लेके चल रही, इंटीग्रेशन का भी कोई काम नहीं है यहाँ पर, हम खाली जो फंक्शन है उसको पार्शियल फ्रैक्शंस में रिड्यूस कर रहे हैं। प्लस बी अपॉन 3 माइनस। तो अब ये लिखने के बाद अब इधर एलसीएम ले लोगे, x प्लस 2 इंटू 3 माइनस। So a into 3 minus x plus b into x plus 2
तो ये हमारे पास बन गया इक्वल टू, यस, अब ये इसके इक्वल आ गया, और इधर है x अपॉन x प्लस 2 3 माइनस एक्स। ठीक है, अब दोनों केस में लेफ्ट साइड राइट साइड में डिनोमिनेटर सेम है। यस तो मैम। इसका मतलब जो इसके न्यूमरेटर है x जो है दैट इज इक्वल टू a इंटू 3 माइनस एक्स प्लस b इंटू एक्स प्लस 2 होगा। तो हम इसमें न्यूमरेटर को इक्वेट कर लेते हैं। इक्वेट करने के बाद, क्योंकि डिनोमिनेटर हमने सेम है दोनों तरफ, तो हम a और b की वैल्यू निकालते हैं। अब ये a और b की वैल्यू कैसे निकालनी है हमको, हम यहाँ पर दोनों तरफ कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं। कोफिशिएंट तुम इसी स्टेप पे भी कंपेयर कर सकते हो, और अगर चाहो तो ऐसे सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। 3a ये कांस्टेंट आएगा, यहाँ से 2b कांस्टेंट आएगा, 3a प्लस 2b, और अगर मैं x का कोफिशिएंट कलेक्ट करूं तो माइनस a, और यहाँ से x का कोफिशिएंट आ जाएगा b। मतलब ब्रैकेट्स ओपन करके कांस्टेंट एक साथ लिख दिया, ये एक साथ लिख दिया, दिस x। अब x का कोफिशिएंट लेफ्ट साइड पर क्या है, x का कोफिशिएंट लेफ्ट साइड पर। लेफ्ट साइड पे 1। सिद्धार्थ ये स्टेप समझ में आ गया बेटा? हेलो, आवाज आ रही है मैम? हाँ हाँ, हाँ, आ गया ये मैम। यहाँ से ये स्टेप समझ में आ गया ना? हम्म। जस्ट मैंने ब्रैकेट्स ओपन कर दिए हाँ हाँ, ओके ओके। और कांस्टेंट टर्म एक साथ लिख दिया और x का कोफिशिएंट एक साथ लिख दिया। ठीक हाँ, है, ठीक है ठीक है। तो 1 इक्वल टू इधर x का कोफिशिएंट क्या है, माइनस a प्लस b। हाँ। अच्छा, ये क्या है, कांस्टेंट टर्म है 3a प्लस 2b। हम्म। अब लेफ्ट साइड में तो कोई कांस्टेंट टर्म है नहीं, नहीं। इसका मतलब कांस्टेंट टर्म क्या है, 0, क्योंकि हम इसको 0 प्लस x सोच सकते हैं ना। हाँ, तो कांस्टेंट टर्म 0 हो गई। तुम्हें तो सारे 0 नहीं हो जाएंगे। ठीक है, ओके। ठीक है, अब ये दोनों इक्वेशंस को हम ए बी के लिए सॉल्व कर सकते हैं जैसे हम करते थे, या यहाँ से जैसे है b की वैल्यू जो है 1 प्लस ए, इसमें पुट कर दो तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। तो यहाँ से a और b हम निकाल लेते हैं, जैसे साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करते हैं ना वैसे कर लो, या b इक्वल टू 1 प्लस ए नीचे वाली इक्वेशन में लिख लो, तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी। तो ओके। 0 इक्वल टू 3a प्लस 2, b की जगह मैंने लिख दिया 1 प्लस ए। कैसे आसान लगता है, ऐसे पुट करके आसान लगता है या साइमल्टेनियसली सॉल्व करूं? पुट करके। पुट करके आसान लगता है। हम्म। अच्छा, 1 प्लस ए। ठीक है, तो अब ये कितना आ जाएगी ए की वैल्यू यहाँ से, ये A की बन गया 5a प्लस 2। 3a प्लस 2 प्लस 2a। हाँ मैम, 5a प्लस 2। हाँ ठीक है। तो a इक्वल टू माइनस 2/5। माइनस 2/5। हाँ, यस मैम। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो और फिर दोनों को ऐड कर, तो भी हो जाता है ना। मल्टीप्लाई करके ज्यादा इजी होता है, 3 से मल्टीप्लाई करो, माइनस 3a प्लस 3a कट गया, और 5b इक्वल टू 1। तो a इक्वल टू माइनस 2/5 आ गया, उसको यहाँ पुट करोगे, पॉजिटिव 2/5 प्लस b। तो b किसके इक्वल आ जाएगा, b इक्वल्स टू आ जाएगा 5/2 के। 5/2 नहीं नहीं, ये ये तो उधर प्लस में माइनस में चला जाएगा ना, तो 5 माइनस 2/5। हाँ ओके। हाँ मैम, वो 3/5 के। ठीक है। ठीक है, ये समझ आ गया। तो हमने ये ए बी की वैल्यू निकाल ली। तो ए बी की वैल्यू निकलने के बाद ये क्वेश्चन हमारा ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है, उसके बाद ज्यादा रहता नहीं है क्वेश्चन में। तो ये यहाँ तक कुछ डाउट है तो मुझे बताओ। नहीं नहीं, यहाँ तो इजी सब। अच्छा, ए बी की वैल्यू निकालने के बाद हम यहाँ पर ऊपर ये जो हमारी 1 इक्वेशन थी इसमें पुट करेंगे, तो हमारे पास आ गया x अपॉन x प्लस 2 इंटू 3 माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 2/5 अपॉन x प्लस 2। ध्यान से पुट करना है कि किसके ऊपर कौन सा कांस्टेंट लिया था तुमने, 3/5 3 माइनस। ये समझ आ गया।
अब यस मैम। तुम्हें क्वेश्चन बार बार ना लिखना पड़े, इसको आई कह लो शुरू में ही। आई क्या है इसका? इंटीग्रल। तो आई इक्वल टू, आई मतलब इसका इंटीग्रल, तो दिस इंटीग्रल इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ -2/5 +2 dx प्लस इंटीग्रल ऑफ 3/5 3 - x। अभी मैं पूरा लिख देती हूँ क्योंकि फर्स्ट टाइम कर रहे हो, आगे से तुम अपने आप एक्सपर्ट हो जाओगे। दिस इज इंटीग्रल x/x + 2 × 3 - x। So integral of this equal to integral of this plus integral of this. So this equal to -2/5. तो इंटीग्रल dx अपॉन x + 2 क्या होगा? 1/x + 2 का इंटीग्रल। क्या मैम? 1/x + 2 का इंटीग्रल क्या होगा? वो हो जाएगा log और mod x + 2। log x + 2 क्योंकि लीनियर है, ठीक है ना। प्लस 3/5 इसका इंटीग्रल क्या होगा? 3/5 का इसका dx अपॉन 3 - x। 3/5 into है 3/5 तो बाहर आ गया ना, इंटीग्रल बताओ 3 - x। 3/5 बाहर आ गया, फिर अंदर 1 बचा, वो x हो जाएगा। नहीं, अच्छा सॉरी वो हो गया फिर 1/, इंटीग्रल dx अपॉन 3 - x क्या बनेगा? log mod 3 - x। तो x का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे? x का कोफिशिएंट -1। तो फिर किससे क्या करते हैं अगर कोएफिशिएंट 1 ना हो तो? कोफिशिएंट 1 ना हो तो उसको उसमें डाल देते हैं डिनोमिनेटर में। तो ये याद रखना है ना, अप्लाई करते हैं। ठीक है, फिलहाल इज इट क्लियर? Yes, ma'am. कुछ डाउट है यहाँ तक? No, ma'am. सिद्धार्थ तुम्हें कुछ डाउट है? नो मैम। अब इसमें देखो बेटा, इसका शॉर्टकट मेथड भी होता है ए बी निकालने का, ठीक है। तो हम बच्चों को वैसे तो, क्योंकि एनसीईआरटी ने ये मेथड दिया है, उसने वो शॉर्टकट मेथड एनसीईआरटी ने ऑब्जेक्ट किया है। पुराने टाइम में वो शॉर्टकट मेथड से ही करा जाता था। जब मैं स्टूडेंट थी तो मैंने शॉर्टकट से ही किया। पहले वो मेथड एक्सेप्टेबल था, अब सीबीएसई ने उस मेथड को एक्सेप्ट करना बंद कर दिया, शॉर्टकट मेथड को। लेकिन अगर तुम्हें पेपर में जल्दी हो, ये इक्वेशन सॉल्व करने का टाइम ना हो, तो तुम ये इक्वेशंस बना लो जैसे मैंने यहाँ बनाई हैं, और या कम वेटेज का क्वेश्चन हो तब तुम्हें इतना सारा करने की जरूरत नहीं है, तो तुम ओरल मेथड से कॉन्स्टेंट्स यहाँ पे निकाल सकते हो। देखो ये तो मुझे चाहिए ही चाहिए, ये दिख रही है तुम्हें जहां हमने न्यूमरेटर इक्वेट किए हैं। ओके। ठीक है, इसमें अगर मैं पुट करती हूँ, क्या पुट करना है, जैसे मुझे ए और बी की वैल्यू चाहिए, तो ये जो हम तुम्हारे पास फैक्टर आया ना 3 - x x + 2, ये जो फैक्टर आया, यहाँ से 3 - x से मैं लूंगी 3 - x 0 होता है 3 पर, तो हम पुट करेंगे x = 3। मतलब हम ये देख रहे हैं कि 3 - x कहाँ पे 0 होता है, ये 0 होता है x = 3। तो क्योंकि ये 3 पे 0 होता है, तो हम इस इक्वेशन में 3 पुट कर देंगे। जब इस इक्वेशन में 3 पुट कर दोगे तो तुम्हारे पास क्या बचेगा? 3 = पुट करो इसमें 3, ये हो जाएगा into 3 + 2 5 15b। 15 कहाँ से आ रहा है? x = 3 पुट किया, क्या आया? क्या कर दिया मैंने? 3 + 2 5 5b ना, 15 कैसे बन गया? ओ सॉरी मैंने b को 3 समझ लिया। कुछ नहीं मैम, कुछ नहीं 5b। हाँ 5 तो भी हो b गया। की वैल्यू क्या आ गई? b की वैल्यू आ गई 3/5। ठीक है,
बात अब तो वही। x+2 किस पर 0 होता है? दूसरा फैक्टर x+2 है, वो किस पे 0 होता है? 2 पे -2 -2, तो -2 पुट करो। -2 पुट करेंगे तो हो जाएगा 3 4 5 5a तो लेफ्ट साइड में भी तो पुट करो, -2 इक्वल टू -2 इक्वल्स टू 5 5a। हाँ मतलब नहीं वो डिवाइड फिर वह -2/5 हाँ। तो यही वैल्यू आई थी नहीं हमारी, हम्म तो ये शॉर्टकट मेथड है ए बी निकालने का। समझ में आया? हम्म एक तो ये मेथड है कि तुम कोएफिशिएंट्स कंपेयर करो और फिर ए बी की वैल्यू निकालो। दूसरा ये शॉर्टकट, तो शॉर्टकट मेथड से भी कर लेना चाहिए ताकि अगर हमारी कहीं गलती हुई है तो हमें पता चल जाए। इसमें कोई टाइम नहीं लगता है। जब शॉर्टकट मेथड अप्लाई करोगे तो तुम देखोगे कि तुम्हारा ये मतलब बहुत फास्ट हो जाएगा क्वेश्चन करना। तो दिखाई दे रहा होता है कि अगर हम x को 3 लेंगे, यहाँ मुझे दिख रहा है x को 3 लूंगी तो ये टर्म 0 हो जाएगी, 3 = 5 भी, तो b = 3/5। यस मैम। तो हमें दिख ही रहा होता है ओरली। ठीक है, तो एनसीईआरटी ने क्यों ऑब्जेक्ट किया है ये सब करना? इसलिए ऑब्जेक्ट किया है कि जब तुम ये ए बी निकालते हो तो जैसे पुट करने में मैं पुट कर रही हूँ x = 3, तो एक्चुअली में तो ये था ना फंक्शन जिसको हम जहां से ये स्टेप आया, यहाँ से हम यहाँ पे आए, तो x = 3 पर यहाँ पर ये डिनोमिनेटर 0 हो रहा है। ये न्यूमरेटर जो है x जो है ये इस न्यूमरेटर के इक्वल तब होता है जब हम कंपेयर करते हैं जब डिनोमिनेटर नॉन जीरो। तो डिनोमिनेटर जो है वो 3 और -2 पे 0 हो रहा है, तो इसलिए वो थोड़ा सा टेक्निकली जो है ठीक नहीं लगता कि हम पहले तो न्यूमरेटर इक्वेट कर रहे हैं और फिर हम जिस पर डिनोमिनेटर 0 होता है वही वैल्यूज पुट करके निकाल रहे हैं। तो वो लिखने में ठीक सा नहीं लगता है। बट अगर हम इसको एज इंडिपेंडेंट इक्वेशन देखें तो हमारा ये पुट करके आसानी से हो जाता है। ठीक है, तो पेपर के एग्जाम से अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है, शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो जो मर्जी करो, लेकिन अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो उस केस में तुमको की क्या करना है कि यहाँ तक के ये 2 स्टेप्स ठीक ठीक लिख दो, ए बी तक ये वाले यहाँ तक कर दो, यहाँ तक, और ये करने के बाद तुम ए बी की वैल्यू ओरली निकाल लो और यहाँ पुट करके देखोगे तो सेम 1 और 0 आ जाएगा। तो एक तुम्हारे पास एक ये तरीका रहेगा हमेशा कि अगर मान लो तुमने इक्वेशन बनाने में या क्वेश्चन कंपेयर करने में गलती कर दी है तो तुम्हें इससे चेक भी मिल जाएगा कि हाँ तुम ए बी की वैल्यू ठीक निकाल। तो ये क्रॉस चेक करने का भी तरीका हो सकता है और जब तुम शॉर्ट ऑफ टाइम होते हो तब भी इस मेथड को अप्लाई करके ए बी निकालते हो। ठीक है, तो अगर एग्जाम में बिल्कुल ही टाइम नहीं है तो ये लिख दो कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑन बोथ द साइड्स। ऐसे लिख दोगे, ऐसे लिख दोगे कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑन बोथ साइड्स। कोएफिशिएंट्स किसके? लाइक टर्म्स के। कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑन बोथ साइड्स, कोएफिशिएंट्स ऑफ लाइक टर्म्स। पूरा ही लिख देती हूँ, तुम इतना भी लिख दोगे बहुत है। कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑन बोथ साइड्स लाइक टर्म्स ऑन बोथ साइड्स। तो तुम पेपर में लिख दोगे कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑन बोथ साइड्स ये लिख के, और उसके बाद तुमने क्या करना है कि ये रफ में निकाल लो ए बी की वैल्यू और फिर सीधा यहाँ पे लिख दो a = दिस, b = दिस। जिस हिसाब से टाइम हो उस हिसाब से इस क्वेश्चन को कर लेना। ठीक है, समझ आ गया? ओके यस मैम। कुछ और मन में डाउट आ रहा हो तो यू कैन। कुछ डाउट है? अच्छा मुझे ये बताओ कि अगर तुमने पार्शियल ना पढ़ा होता, मैंने ना पढ़ाया होता और ये क्वेश्चन एग्जाम में तुम कैसे करते? कोई और तरीका हो सकता था इसका, इसको करने का? जितनी पढ़ाई तुमने अब तक करी है उसके हिसाब से ये कोई और स्टैंडर्ड फॉर्म तुम्हें याद आ रही है इसको देख के?
इन सबको ब्रैकेट को डिनोमिनेटर के ब्रैकेट को खोल के फिर हाँ उसका हम ठीक है। स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर ठीक है। का कोफिशिएंट कॉमन लेके उसमें वो वाला लॉग वाले जो फॉर्मूले होते हैं ना हाँ वो लगा सकते हैं। तो ये अगर मैं खोलती हूँ तो माइनस एक्स स्क्वायर और ये क्या बन रहा है माइनस 2x प्लस एक्स 3x प्लस माइनस 2x प्लस एक्स प्लस 6 ये बन रहा है। फिर कैसे करेंगे अब बताओ? नीचे होल स्क्वायर कंप्लीट करके हो जाएगा। एक ऊपर x भी तो है। अच्छा हाँ नहीं एक्स को फिर हम बाहर नहीं ले सकते क्या? x को तो बाहर नहीं ले सकते। याद करो मैंने क्या बताया था। सोच के बताओ। टी मान लेते t से तो नहीं हो सकता क्योंकि ये x भी है। मैं उसका डेरिवेटिव तो उसका तो 1 हो जाएगा। चलो मैं बताती हूँ अभी। ये तुम जरा इसको कॉपी कर लो। मुझे लगता है ये इस फॉर्मेट में तुम्हें याद करने में दिमाग में रजिस्टर करने में ज्यादा आसानी रहेगी कि अगर हमारा रैशनल फंक्शन इस फॉर्म में हो तो ये बनेगा। ये जो ऊपर वाला है इसकी डिग्री जो है वो डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से कम रहनी चाहिए। तो ऊपर क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, यहाँ पे लीनियर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। कि अगर हमारे पास सिंपली px प्लस q हो तो भी हम कर सकते हैं। तो ऊपर की डिग्री जो है वो कम रहनी चाहिए डिनोमिनेटर से। तो शायद इस फॉर्म में तुम्हें याद करने में आसानी होगी। तो इसको नोट कर लो तुम अपने पास। ऊपर तो मैंने तुम्हें जनरल दे ही दी है। ठीक है ना। तो इस फॉर्म में अगर लिखा होगा, देख रहे हो इधर भी मैंने पार्शियल फ्रैक्शन लिखे हैं कि अगर सारे लीनियर है तो a अपॉन एक्स माइनस ए, बी अपॉन एक्स माइनस बी, सी अपॉन एक्स माइनस। अगर होल स्क्वायर है तो 2 बार आएगा ये, जिसकी भी पावर 2 है 3 है तो 3 बार आएगा। और अगर क्वाड्रेटिक में इरिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक है जो कि फैक्टराइज नहीं हो सकता। इरिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक का मतलब है जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 9 हो तो मैं इसको फैक्टराइज नहीं कर सकती फर्दर। तो उस केस में ऊपर यहाँ पर लीनियर आ जाएगा। लेकिन अगर बाई चांस तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 9 दे रखा है तो तुम इसको रिड्यूस कर सकते हो। इसको रिड्यूस कर सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 9 को। एक्स माइनस क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस 9 हो तो फैक्टराइज करो। कहाँ खो गए? हाँ x प्लस 9 x माइनस यस सिद्धार्थ। हाँ 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 मैम हेलो। अगर एक्स स्क्वायर माइनस 9 हो तो इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं। इसको फैक्टराइज एक्स स्क्वायर माइनस 9 के क्या फैक्टर्स होते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस 9 के फैक्टर्स होते हैं एक्स हो गया, एक्स को माइनस कर देंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई करो ना। पलाश क्या कर रहे हो? हाँ वही तो कर रहा मैम हूँ एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3। हाँ वो 9 वो 3 हो जाएगा ना 3 स्क्वायर। ठीक है हाँ। और एक्स स्क्वायर प्लस 9 के हो सकते हैं। एक्स प्लस 9 ओ मैम हाँ तो इसको हम इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक कहते हैं। तुम्हें समझ भी तो आना चाहिए ना। लेकिन ये जो है ये फैक्टराइज हो सकता है। तो ये जो रूल है नीचे वाला लास्ट वाला थर्ड वाला ये रूल है, ये तब अप्लाई करना है जब तुम्हारे पास इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक हो। अगर मान लो तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 5 हो फिर इसके फैक्टर हो सकते हैं।
यस मैम। क्या बनेंगे? x माइनस रूट 5 x प्लस रूट 5। हाँ, तो इसको हम एक्स स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर ले सकते हैं। तो x माइनस रूट 5 x प्लस रूट 5, तो ये जो है ये भी इंटू कैन बी रिड्यूस्ड इंटू लीनियर क्वाड्रेटिक फैक्टर्स। तो ये जो है ये रिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक है। रिड्यूसिबल इंटू लीनियर फैक्टर्स। पर ये जो है एक्स स्क्वायर प्लस 9 ये इरिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक है। मान लो मैं करूं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसके हो सकते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 कैसे पता चलता है? इसके क्वाड्रेटिक फैक्टर्स हो सकते हैं कि नहीं, लीनियर फैक्टर्स हो सकते हैं कि नहीं? मैम इफ d इज ग्रेटर देन 0 तो हो सकते हैं। हाँ, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा है यहाँ पर? ग्रेटर देन बी 0। स्क्वायर माइनस 4ac होता है। हाँ तो दिस इज 1, b इज That's 4. 1 माइनस 4, ac इज ऑल्सो 1, तो नेगेटिव आ रहा है, हाँ लेस देन 0। तो ये भी इरिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक हो गया। ठीक है, समझ में आई बात? इरिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक और उसमें फर्क। यस मैम। अगर ऐसा हो तो बी स्क्वायर माइनस 4ac चेक करते हैं। अगर ये पॉजिटिव आता तो हम जैसे सिद्धार्थ होल स्क्वायर कंप्लीट करते हैं वैसे कंप्लीट करके इसको लीनियर में रिड्यूस कर सकते हैं। तो अच्छा, वो मतलब हमें इतनी डिटेल नहीं आती है पेपर में, बट फिर भी तुम्हें चेक करना आना चाहिए कि वो इरिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो जब इरिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक होगा तो ax प्लस बी लेना है, और अगर फैक्टराइज हो सकता है तो उसको पहले लीनियर में चेंज करना है फिर क्वेश्चन करना है। ठीक है, ओके। अब मैं इस क्वेश्चन की बात कर रही थी। अब इसमें देखो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म की थी, ये स्टैंडर्ड फॉर्म की थी x is equals to dy dx of a dy dx of denominator। स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने कैसे किया था क्वेश्चन? ये वाली स्टैंडर्ड फॉर्म के क्वेश्चन कैसे किए थे? कहते थे ना पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू ए इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस बी। हाँ, वो ऐसे किया था कि मतलब दोनों का अलग अलग ले लिया था, मतलब पी एक्स क्यू। पहले तो ये निकाला था, हाँ ए फिर भी निकाले थे, फिर दो इंटीग्रल बनाए थे, हाँ है ना? हाँ हाँ तो ये उस फॉर्म से भी हो सकता था क्वेश्चन, पर इस फॉर्म से तभी हो सकता है अगर नीचे क्वाड्रेटिक हो, पर हाँ अगर मैं नीचे क्वाड्रेटिक नहीं है तो नहीं हो सकता। मान लो हमारा क्वेश्चन ऐसा हो, अब नीचे क्या डिग्री है? दिखाई बंद हो गया। हाँ हम्म, अब जाएगा एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर की डिग्री क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू 5 प्लस 3x। हाँ, क्यूबिक डिग्री है 5x स्क्वायर प्लस 3x क्यूब। हाँ मैम यस। एक्स वाली टर्म 3 बार आ रही है मतलब क्यूबिक। हाँ हाँ अब इसको करो a अपॉन, क्या लिखोगे? पहले इसके पार्शियल निकालो। x a अपॉन क्या लिखूं? x x minus 2। ठीक है, आ गया ये। यस मैम। अब यहाँ पर एलसीएम ले लो। मैम x minus 2। इसकी वैल्यू बता रहे हो? नहीं उधर लेफ्ट हैंड साइड में हमने x minus 2 इधर x plus 2।
A into this प्लस B into सिद्धार्थ क्या आएगा एलसीएम लो हाँ हाँ यस मैम। मल्टीप्लाई हो जाएगा ना वो तो। हाँ तो एलसीएम दिया है ना मैंने बताओ अगली टर्म क्या आएगी B into क्या आएगा b into x into 5 plus 3x। C into c into आ जाएगा हमारा x into x plus 2। ठीक है अब न्यूमरेटर इक्वेट करो तो लेफ्ट साइड में न्यूमरेटर क्या है 1 x minus 2 है। हेलो हाँ मैम x minus 2 है। x माइनस 2 था मैंने प्लस 2 बना दिया सॉरी -2 हाँ क्या पुट करोगे x is equals to 2। सबसे पहले क्या पुट करूं x इक्वल टू 2 ओके 2 चलो ठीक है 2 पर किसकी वैल्यू आएगी e की आ जाएगी। b की आ जाएगी बाकी दोनों तो 0 हो जाएंगे है ना हाँ हाँ तो 1 इक्वल टू 11 2b into 11 हाँ तो b इक्वल टू 11 1 22 यस मैम। तो b आ गया 1/22 अब c निकालने के लिए क्या पुट करोगे x इक्वल टू किस पे 0 हो रहा है 5 प्लस 3x किस पे 0 होगा 5 प्लस 3x को 0 पुट करो x की क्या वैल्यू आती है -5/3 -5/3 पे 0 हो रहा है ठीक है अब ये पुट करो क्या आएगा 1 इक्वल टू यार है चेक करो तुम्हारी सी की वैल्यू क्या आई ओके सी सिद्धार्थ यही आ रहा है कंफर्म करो बेटा मुझे एक मिनट मैम एक ये क्या हाँ मैम यही आ रहा है। हाँ एक मिनट मैम यस मैम हम्म अब a की वैल्यू निकालने के लिए क्या पुट करूं a के नीचे x लिखा है x कब 0 होता है 2 पे क्या पुट करें x इक्वल टू खाली x है तो खाली x किस पे 0 होगा 0 0 हाँ x पे x 0 कब होगा जब x इक्वल टू 0 होगा तो x इक्वल टू 0 पुट करेंगे अब ये 0 हो जाएगा b का कोएफिशिएंट 0 इंटू बन रहा है c वाला भी 0 हो जाएगा खाली यहां से आएगी है ना तो 1 इक्वल टू a इंटू -2 इंटू 5 तो a इक्वल टू कितना आ गया -1/10 -1/10
अब ये बताओ, यहाँ तक कोई डाउट है तो मुझे बताओ। नो मैम, हम्म, नो मैम। तो एबीसी की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब अगर इसको एग्जाम में करना है कंपेयरिंग क्वेश्चन से, तो थोड़ा सा ये टाइम कंज्यूमिंग होगा। जैसे इधर एक्स स्क्वायर का क्वेश्चन 0 है, इधर एक्स स्क्वायर का क्वेश्चन कैसे निकालेंगे? एक्स और 3x को मल्टीप्लाई करके। यहाँ से एक्स स्क्वायर बनेगा, तो ये क्या है 3 और ये a 3a। अब अगर ऐसे ओरली नहीं लिख सकते हो तो तुम्हें बीच में एक स्टेप एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा, जिसमें ये पॉलिनोमियल्स को तुम ओपन कर लो। तो ये पॉलिनोमियल बन रहा है 3x स्क्वायर और 5x और -6x, तो ये -x और -10। तो ऐसे ये पॉलिनोमियल्स को ओपन कर b इंटू, क्योंकि ओरल तुमसे गलती हो सकती है, तो ये एक स्टेप एक्स्ट्रा लिख लो पहले। तो अब ये यहाँ पर हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर का क्वेश्चन 3 है, इधर से एक्स स्क्वायर का क्वेश्चन क्या बनेगा 3 इंटू बी प्लस 3b, और यहाँ से एक्स स्क्वायर का क्वेश्चन बनेगा c। इसी तरह से x का क्वेश्चन लेफ्ट साइड में कोई x की टर्म नहीं है, 0 0 इक्वल टू x का क्या क्वेश्चन बन रहा है बताओ राइट साइड से सिद्धार्थ, x का क्वेश्चन क्या बन रहा है? -3 -a। -a। हाँ, और अब नेक्स्ट टर्म में x का क्वेश्चन देखो क्या है। नेक्स्ट टर्म में x का क्वेश्चन है 5b और देन -2c। -2c, ठीक है। और कांस्टेंट टर्म लेफ्ट साइड में 1 है, तो 1 इक्वल टू क्या बनेगा कांस्टेंट टर्म इधर से? यहाँ से बन जाएगा 1 इक्वल्स टू -a प्लस 5b माइनस 2c। कांस्टेंट टर्म क्या बन रही है? प्लस 10 प्लस 5 1/22 माइनस 2 9/50। यस प्लस मैम क्या 1 इक्वल टू -10 माइनस सॉरी -a -10a -10 है और बस। ठीक है ना, इधर से तो कोई कांस्टेंट टर्म आ नहीं रही। हाँ सिद्धार्थ देख रहे हो? हाँ ओके ओके। यहाँ कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, इसमें भी नहीं है, नहीं हाँ तो यहाँ पर सीधा ये 10 की वैल्यू a की वैल्यू आ गई -1/10। तो अब इसमें ऊपर वाली इक्वेशन में a पुट करके b और c के लिए सॉल्व करेंगे तो यही वैल्यूज आ जाएंगी जो हमारी आई है। तो ऐसा नहीं है दोनों मेथड से करना है, पर पेपर में इससे तो कर ही लो, क्योंकि इससे तुम ज्यादा ठीक करोगे। तो ये साइड में कर लो अपनी उसके, लेकिन जब लिखोगे तो यही लिखना, कंपेयरिंग क्वेश्चंस ऑफ लाइक टर्म्स ऑन बोथ द साइड्स वी गेट a इक्वल टू दिस, b इक्वल टू दिस, c इक्वल टू दिस। और ये रफ में कर, जो मैंने राइट साइड पे लिखा है ये रफ में कर, और टाइम हो तो ये इक्वेशंस बना दो वहां पे, दैट विल बी बेटर। ठीक है, इतना तो यहाँ तक तो कर ही देना, ये जितना मैंने लिखा है ये तो करोगे ही करोगे, 1 इक्वल टू दिस ये तो करोगे ही करोगे। उसके बाद ये ब्रैकेट ओपन करके छोड़ देना, फिर उसके बाद कोशिश ये करो कि तुम ये इक्वेशंस लिख पाओ, चाहे सॉल्व मत करो बट इक्वेशंस लिख दो। और सॉल्व करने के लिए तुम ये यहाँ से इस तरह से वैल्यूज निकाल लो, जो कि फास्टर मेथड है। अब एबीसी आ गया, उसको यहाँ पुट कर देंगे तो हमारे पास इंटीग्रल आ जाएगा। तो हमारे पास आ गया 1/x इंटू x माइनस 2 इंटू क्या था, x इंटू x माइनस 2 इंटू 5 प्लस 3x। तो दिस इक्वल टू हमारे पास a आया -1/10
तो -1/10 अपॉन x प्लस, जहां से देख के लिखना है ध्यान से, क्वेश्चन अगर उल्टे लिख दिए तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। b अपॉन x-2 था, तो b की वैल्यू क्या है 1/22, 1/22 अपॉन x, और c की वैल्यू है 9/55, और ये हो गया 5 + 3x। तो ये हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन आ गए, पर हमें इसका इंटीग्रल निकालना है, तो इसको दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा i = इंटीग्रल ऑफ -1/10, कांस्टेंट बाहर लिखते जाओ साथ के साथ, तो दैट विल बी बेटर फॉर यू, प्लस 1/22 इंटीग्रल dx अपॉन x + 2, मतलब दोनों तरफ हमने इंटीग्रेट कर दिया, प्लस 9/55 इंटीग्रल dx अपॉन 5 + 3। ठीक है, यहाँ तक दोनों को समझ आ गया? कुछ डाउट है तो बोलो। नो मैम। नो मैम। सिद्धार्थ तुम बताओ बेटा, कोई डाउट है यहाँ तक तो? नहीं समझ आ गया मैम। हम्म, आ गया मैम समझ। चलो अब इंटीग्रल बताते जाओ। log x log x plus 1/22 log x plus 2 log x plus 2 plus 9/55 हम्म, log 5 plus 3x by 3 by 3। तो प्लस ये 3 जो है 9 से कैंसिल हो रहा है, तो 3 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यस सर। मान लो ऐसा हो, इंटीग्रल 2x - 3 अपॉन x² - 1 इंटू x + 2 dx। कैसे करेंगे? ax plus b वाली फॉर्म। मैं ये बुक का ही क्वेश्चन लिख देती हूँ। हाँ, क्या करेंगे इसमें? कैसे करोगे इसको? फैक्टराइज कर देंगे x - 1 x + 1। इसको फैक्टराइज कर लेंगे। यस कर लोगे अब इसको ऑन द सेम लाइंस कंप्लीट? इसका मैं आंसर लिख देती हूँ, तो तुम इसको कंप्लीट कर लेना। इसका आंसर है 5/2 log x + 1 - 1/10 log x - 1 -12/5 log 2x + 3 + 3। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? अब जो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन हो सकता है, इंटीग्रल dx अपॉन, मान लो तुम्हारे पास दो x - 1 का होल स्क्वायर इंटू x + 5। कैसे करेंगे इसको? यहाँ पर मैं ऊपर कुछ ले लेती हूँ, हमेशा सारे में वैसा ही रहेगा, तो तुम लोग को लगेगा सारे क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। यहाँ कुछ ले लेते हैं, 2x² माइनस अब ये मुझे बताओ, यहाँ पर ये डिनोमिनेटर की डिग्री क्या है? 3 है ना डिग्री सिद्धार्थ? यस मैम, स्क्वायर और एक्स। हाँ क्योंकि x - 1 का होल स्क्वायर है, तो जब हम इसको ओपन करेंगे x² आएगा, यस तो मैम, इस x से मल्टीप्लाई होगा तो क्यूब हो जाएगा। हो जाएगा। ऊपर की डिग्री क्या है? ऊपर की डिग्री स्क्वायर 2। तो नीचे की 3 है, तो इसकी डिनोमिनेटर की डिग्री, मतलब ये हमेशा तुम्हें ध्यान देना है बिफोर अप्लाइंग फॉर पार्शियल, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज
लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। ये सबसे पहले चेक करना है, ठीक है। तो जैसे ये यहाँ पर है 2x² - 1 अपॉन x - 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये रूल तभी एप्लीकेबल है जब डिग्री कम है। तो अब ये यहाँ पे देखो लीनियर जो है रिपीट हो रहा है, तो जब लीनियर रिपीट हो रहा होता है तो हम क्या करते हैं, a अपॉन x - 1, एक बार x - 1 लेंगे और दूसरी बार इसका होल स्क्वायर लेंगे। अगर क्यूब होता तो तीसरी बार होल क्यूब लेते साथ में, c अपॉन x - 1 होल क्यूब भी लेना पड़ता, पर क्यूब नहीं है, स्क्वायर है तो दो बार आएगा, एक बार पावर 1 के साथ, एक बार पावर 2 के साथ, प्लस c अपॉन x + 5। समझ आ गया ये स्टेप? यस मैम। इसके बाद क्वेश्चन वही सेम है, यहाँ पर तुम इसका एलसीएम लोगे, x - 1 का होल स्क्वायर इंटू x + 5। तो अब एलसीएम लोगे तो a इंटू x - 1 का होल स्क्वायर नीचे है, तो ये x - 1 है, तो a का कोएफिशिएंट क्या आ जाएगा, a x इंटू minus 1 x plus 5 x - 1, क्योंकि एक पावर नीचे है, एक पावर यहाँ पर है तो एक ही पावर रह जाएगी x - 1 और दूसरा x + 5 प्लस b इंटू x + 5। x plus 5 यार ये समझ आ रहा है? हाँ हाँ यस मैम कर रहा हूँ मैं। प्लस c इंटू x - 1 का होल स्क्वायर। बेटा जहां भी नहीं समझ में आ रहा हो मुझे रोक लोगे वहीं पे, ओके मैम। राइट। अब न्यूमरेटर्स को इक्वेट करो, 2x² - 1 इक्वल टू a इंटू x - 1 x + 5 प्लस b इंटू x + 5 प्लस c इंटू x - 1 का होल स्क्वायर। अब क्या पुट करूं एबीसी की वैल्यू निकालने के लिए? x is equals to 1 x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, b राइट साइड में 1 पुट करोगे तो 2 - 1 1 हो गया, इक्वल टू b आ जाएगा 6b। 6b तो b इक्वल टू 1/6। और क्या पुट कर सकते हैं, x इक्वल टू -5 -5, ठीक है। तो x इक्वल टू -5 से लेफ्ट साइड में 49 बन रहा है, yes ma'am इक्वल टू -5 पर फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म 0 हो जाएगी, तो 36c बन जाएगी। 36c तो c इक्वल टू 49 अपॉन 36, ये आ गया। अब बाकी रहेगी c निकालने की। अब c कैसे निकालें, अब इसमें हम कुछ और तो पुट कर नहीं सकते, तो हमारे पास तो दो ही ऑप्शन थी ना, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू -5। बट क्योंकि ये दोनों पॉलिनोमियल इक्वल हैं, जब दो पॉलिनोमियल इक्वल होते हैं तो वो x की हर एक वैल्यू के लिए इक्वल है। तो अगर तुम्हें सब्स्टिट्यूशन से ही आगे निकालना है तो तुम x की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो, और सबसे आसान वैल्यू पुट करने वाली होती है x इक्वल टू 0। अगर तुम्हारी 0 यूज हो चुका है, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में था, अगर 0 यूज हो चुका है तो तुम 1 पुट कर लो, 2 पुट कर लो, -1 पुट कर लो, ऐसे कुछ भी पुट कर सकते हो। When two polynomials are equal, they are equal for all values of x. तो x इक्वल टू 0 जैसे ही पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -1 इक्वल टू, यहाँ 0 पुट करोगे तो -5a, और यहाँ 0 पुट करोगे तो +5b, और यहाँ 0 पुट करेंगे तो c तो इसमें b और c वापस यहाँ पे पुट कर देंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। BC पुट कर देंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी, b और c की वैल्यू हमारे पास आई हुई है, वो इसमें पुट कर 1/6 और 49/36, तो यहाँ a आ जाएगा। समझ में आया कैसे करना है? यस तो मैम। है
दूसरा इसको करने का मेथड ये हो सकता है, जैसे मैंने कहा बोर्ड में अब आजकल ये है थोड़ा सा कि भी कंपेयरिंग कोएफिशिएंट से ही बच्चे करें। तो हमारे पास आ रहा है 2 इक्वल टू, अगर मैं x स्क्वायर का कोएफिशिएंट देखूं तो इधर आ रहा है a, यहाँ से तो कुछ x आ नहीं रहा, और यहाँ से x स्क्वायर का कोएफिशिएंट आ जाएगा c। तो ये मैं तो सिंगल स्टेप में लिख लेती हूँ, पर तुम लोग को वो बीच वाला स्टेप लिखना पड़ेगा, वरना गलतियां करोगे पेपर। ये वाला जो स्टेप है ना सिंप्लीफाई करके जो बनता है, वो लिख लोगे तो इट विल बी गुड फॉर यू, वरना फिर गलती कर लोगे। सिद्धार्थ समझ में आ रहा है? yes, तो 2 इक्वल टू a प्लस सी हुआ, साइड में x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2 है, और हाँ। इधर से a आया और यहाँ से c आया, b है नहीं। तो अब जैसे तुमने c निकाल लिया 49/36, तो यहाँ से भी हम सीधा a की वैल्यू निकाल सकते हैं, c इक्वल टू 2 माइनस a निकालना था, सॉरी, a इक्वल टू 2 माइनस c। सो दिस इक्वल टू 2 माइनस c क्या है, 49/36। तो ये आगे सिंप्लीफाई करके आ जाए। तो ये 72 माइनस 49 करके यहाँ पे आ जाए 37। 37 बन गया, नहीं 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 3 बन गया एंडिंग पे, 23 ये बन गया ना। यस मैम। तो ये तुम्हारे पास ऐसे भी कर सकते हो। तो बेटर तो यही है कि ये कंपेयरिंग कोएफिशिएंट की भी अपने आप को आदत डाल लो। तो जैसे कांस्टेंट टर्म में कंपेयर करना है, -1 इक्वल टू -5a लिख दोगे तो इट विल बी गुड फॉर यू, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है, एग्जामिनर चाहे तो मार्क्स काट सकता है। मैं पहले ही बता, उसको भी पता है कि शॉर्टकट मेथड एग्जिस्ट करता है और उसको समझ तो आ ही जाता है। तो अगर इक्वेशन लिख देते और सॉल्व नहीं करते फिर कोई बात नहीं। तो अब x का कोएफिशिएंट इधर 0 है, अब इधर x का कोएफिशिएंट 4a है, इधर x का कोएफिशिएंट b है। बट ये है कि अगर टाइम नहीं है तो ये नहीं सोचोगे कि एग्जामिनर आधा एक नंबर मेरा काटेगा। उस टाइम पे यही सोच रहे हैं कि कंपेयरिंग कोएफिशिएंट से एबीसी निकाल के लिख यही दो कि कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑन बोथ द साइड्स एबीसी इक्वल टू दिस। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए इस चक्कर में। यहाँ पर स्पेस छोड़ दो, कुछ कर दो, पहले क्वेश्चन कंप्लीट करो, बाद में करते रहो ऊपर। सिद्धार्थ समझ में आ रहा है मैं क्या गाइड कर रही हूँ? yes मैम। है ना? तो ये एबीसी यहाँ पे निकाल लो, और फिर उसके बाद, क्योंकि देखो अब ए और बी तो आ गया, बी और सी तो आ गया था मेरा, यहाँ पे ये बी आ गया, ये सी आ गया। अब ए निकालने के लिए या तो मैं एक्स को 0 पुट करके करूँ, कोई एक्स को वैल्यू देके फिर निकालूं, और या फिर मैं ये कंपेयरिंग कोएफिशिएंट से निकालूं। तो क्योंकि कंपेयरिंग कोएफिशिएंट करना ही है तो कर दो थोड़ा सा वहां पे, तो उससे ये एग्जामिनर को भी दिख जाएगा कि बच्चे ने किया ही है, कुछ तो कर ही रखा। ठीक है, तो ये तीनों इक्वेशंस बना दोगे तो इट विल बी गुड फॉर। वैसे चाहे इधर निकाल लो रफ में। तो अब हमारे पास एबीसी की वैल्यू आ गई, अब इसको पुट कर देते हैं। तो ए हमारे पास आया है 23/36 ओवर x - 1। बहुत ध्यान से पुट करना होता है। आई इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, आई में किसको ले रही हूँ, क्वेश्चन को। जब हम पार्शियल फ्रैक्शंस निकालते हैं तो हम यहाँ पर इंटीग्रल का साइन नहीं लेते, ये तो बिना इंटीग्रल के साइन के चल रहा है, क्योंकि अब तो हम अलजेब्रा कर रहे हैं, ये तो सिर्फ रैशनल फंक्शन लेके कर रहे हैं। जब हम लास्ट में लिखेंगे तो सीधा आई इक्वल टू करके लिख सकते हो, क्योंकि पेपर में टाइम नहीं होता कि तुम बार बार लिखते रहो। तो तुम्हें पता है कि तुम्हें इंटीग्रल ही लिखना है, अब इंटीग्रल ही करना है, तो सीधा आई इक्वल टू कर सकते हो। तो ए क्या है 23/36, तो ऐसे भी डायरेक्ट लिख सकते हो एबीसी निकालने के बाद, क्योंकि पेपर में बच्चों को हमेशा टाइम की कमी होती है। x - 1 23/36, अब इंटीग्रल dx अपॉन x - 1 क्या होगा? इंटीग्रल लिखवाओ मुझे अब। log x - 1। हाँ, ध्यान से ऊपर से देख के पुट करना है। अब इसका इंटीग्रल
1/x-1 होल स्क्वायर का हम्म, 1/x-1 होल स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होगा? लॉग होगा नहीं होगा पहले तो ये बताओ। नो मैम। नहीं Log. होगा, ठीक है ना, लीनियर नहीं है, होल स्क्वायर है। Yes, ma'am. तो अब ये कौन सी फॉर्म बन रही है? इंटीग्रल dx अपॉन कौन सी फॉर्म बन रही है? x-1 होल स्क्वायर, X minus 1 whole square. लीनियर का स्क्वायर। तो अगर तुम्हारे पास ax प्लस b की पावर n हो तो इसका इंटीग्रल क्या बताया था मैंने, कैसे करते हैं? अरे यार -2 नहीं x-1 की पावर -1 अपॉन -1। हाँ, तो पहले ये स्टेप लिख लो। सिद्धार्थ याद है मैंने फॉर्मूला दिया था? Yes, मैम ऊपर आ जाता है, पर याद है याद। जब भी लीनियर होता है और पावर होती है तो उसको ऊपर ले लेते हैं हाँ, फिर और उसका उसके बाद पावर फॉर्मूला लगा देते हैं। yes, अपॉन फिर ए भी तो आएगा लेकिन। हाँ, अपॉन अभी तो इंटीग्रेट किया नहीं ना मैंने, हाँ, अभी तो मैंने खाली लिख दिया है। ओके ओके। तो अब इंटीग्रेट करो इसको। ये इंटीग्रेट होगा तो इसका आ जाएगा -1 अपॉन x-1। x-1 डिनोमिनेटर। x-1 पावर -1 हो गया अपॉन -1। हाँ, नहीं ओके, हाँ, नहीं कुछ बाद में इसको डिनोमिनेटर में लिख सकते हो, ठीक है? यस मैम। ये समझ आ गया? यस सर। अब अगर तुम्हारे सामने देखो, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। इंटीग्रल x² -1 अपॉन x+1 इंटू x-2 कैसे करेंगे? x-1 x+1 ऊपर हो जाएगा तो x+1 कैंसिल हो जाएगा। x-1 अपॉन x-2 बचेगा। हाँ, अगर मान लो वो नहीं होता, अगर मान लो ये x+1 नहीं होगी, अगर ये क्वेश्चन ये होता इंटीग्रल x² तो -1। डिवाइड करते हैं हम लॉन्ग डिवीजन से। हाँ, तो अब ये ध्यान से देखना, मान लो ये क्वेश्चन ये होता x+4 इंटू x-2 dx, तो अब इनमें क्या है कि डिग्री ऊपर नीचे सेम है, ठीक है ना, सेम डिग्री है ना। यस मैम। तो जब सेम डिग्री होती है तो हमें क्या करना पड़ता है? डिवाइड करना पड़ता है, राइट। लेकिन यहाँ पे अगर हम इंटेलिजेंटली देखें, डिग्री तो सेम है, लेकिन यहाँ पर इसको हम x-1 इंटू x+1 लिख सकते हैं अपॉन x+1 इंटू x-2 लिख सकते हैं। तो ये x+1 कैंसिल हो गया, तो अब ये क्वेश्चन सिंपली बन गया इंटीग्रल x-1 अपॉन x-2 डी। अब कैसे करेंगे इसको इंटीग्रेट? डिवाइड कर देंगे। तो हम इसको, क्योंकि अभी भी डिग्री सेम है, हम इसको डिवाइड करके भी कर सकते हैं और सिंपल एडजस्टमेंट से भी कर सकते हैं। हाँ यस मैम, +-2 करके। -2 है तो हम ऊपर x-2 बना सकते हैं सिद्धार्थ। हाँ यस मैम। कैसे बनाते हैं? x-1 x+2 ऊपर x-1 है, नीचे x-2 है, तो ऊपर -2 चाहिए, बन जाए तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो -2 बनाने के लिए क्या करेंगे, जैसे सुबह हम कर रहे थे, -2 + 2। -2 + 2 करना पड़ेगा ना, माइनस। तो वही तो बोल रहा हूँ मैं, -2 + 2। +-1 कर देंगे। तो -2 + 1 हो जाएगा। हाँ हाँ वही। ये ना, हमने मतलब -1 कर दिया और +1 कर दिया। x-1 में हमने -1 और कर दिया और +1 कर दिया, तो ये -2 बन गया और ये +1 बन गया, ठीक है, अपॉन x-2। अदरवाइज माइनस, so this equal to
आगे क्या करेंगे? अलग अलग कर देंगे। x dx माइनस 2 अपॉन x माइनस -2 कट जाएगा। प्लस 1 अपॉन x माइनस। तो सिंपल क्वेश्चन में हम डिवीजन में ना जाके सीधा एडजस्टमेंट करके भी क्वेश्चन को कर लेते हैं। सो दिस इक्वल टू, एक तरह से ये डिवीजन ही है। अगर मैं डिवाइड करूंगी ना तो मेरे पास यही आएगा 1 + 1 अपॉन x माइनस। तब इंटीग्रल ऑफ 1 क्या हो गया? x प्लस log x minus 2। x माइनस 2 प्लस। ठीक है, समझ आ गया ये? यस मैम। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन जो मैंने लिखा है, इसमें हमें डिवीजन करनी ही पड़ेगी। यहाँ पे देखो ऊपर डिग्री 2 है, नीचे भी 2 है, तो ये हमारा बन रहा है इंटीग्रल x² - 1 अपॉन में ये बन गया x² - 2x + 4x + 2x - 8। तो सेम डिग्री है ना ऊपर नीचे? यस सिद्धार्थ, हाँ यस मैम। सेम डिग्री है। हाँ 2 है, ऊपर नीचे भी 2 है। है ना? तो जब सेम डिग्री होती है तो हमें डिवाइड करना पड़ता है। तो x² + 2x - 8 सेम हो या ऊपर की डिग्री बड़ी हो, दोनों केस में डिवाइड करना पड़ता है। तो अगर सिंपल लीनियर हो, जैसे ये क्वेश्चन था, इसमें हमने सीधा कांस्टेंट के हेल्प से एडजस्ट करके कर लिया। लेकिन अगर हमसे ओरल एडजस्टमेंट नहीं हो रही तो हम डिवाइड करते हैं। तो अब डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे? पॉलिनोमियल डिवीजन याद है? अच्छा पॉलिनोमियल डिवीजन 9th में लिखा है। ओके, क्या आएगा ऊपर? 1 1 आएगा। x² का कोएफिशिएंट 1 है, अंदर बाहर Yes. भी 1 है, तो x² + 2x - 8। अब इसको सब्ट्रैक्ट करो। -2x + 7 -2x प्लस + 7। ठीक है, ये आ गया सिद्धार्थ। यस सब्ट्रैक्ट करो। तो अब इसकी डिग्री 1 आ गई। तो ये जो हमारा पॉलिनोमियल था जिसको हमने डिवाइड किया था x² - 1 अपॉन x² + 2x - 8, ये जो था, दिस इक्वल टू, जब भी हम डिवाइड करते हैं तो ये किसके इक्वल होता है? दिस इक्वल टू कोशेंट, मतलब जो ऊपर आया, प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना है? 7 - 2 अपॉन डिवाइजर x² + 2x - 8। ठीक है, समझ आ गई यस मैम। सिद्धार्थ? ये समझ में आया? हाँ यस मैम। If degree of fx is greater than equal to degree of gx, तो fx अपॉन gx जो है ये किसके इक्वल होगा? दैट इज इक्वल टू qx। qx का मतलब कोशेंट प्लस रिमाइंडर डिवाइडेड बाय डिवाइजर। तो जब हम ये डिवाइड करते हैं, यहाँ gx लेते हैं और यहाँ fx लेते हैं, तो हमारे पास कुछ यहाँ पर कोशेंट बनता है डिवीजन के बाद, और कुछ यहाँ पे ये रिमाइंडर बचता है। तो हमारा fx अपॉन gx किसके इक्वल होता है? कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। ये बात समझ में आ गई? यस मैम। तो जब भी डिग्री सेम हो, डिवाइड करके पहले इस फॉर्म में लिखना है और फिर इंटीग्रेट करना है। जैसे ये हमारा क्वेश्चन था, हमारा क्वेश्चन क्या था? इंटीग्रल ऑफ x² - 1 अपॉन x - 4 x + 2, ये क्वेश्चन था। तो ये हमारा डिवाइड करके, जब हमने डिवाइड किया तो हमारे पास कोशेंट आ गया 1 प्लस 7 - 2x अपॉन
डिवाइजर क्या है, x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2 dx। तो हम 1 प्लस कोशेंट अपॉन डिवाइजर, इसको फैक्टराइज फॉर्म में ही लिखो क्योंकि अल्टीमेटली तुम्हें उसको इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रल ऑफ 1 जो है वो x हो गया प्लस इंटीग्रल ऑफ 7 माइनस 2x अपॉन x माइनस 4 एक्स प्लस। अब ये जो तुम्हारे पास है इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, a अपॉन एक्स माइनस 4 प्लस b अपॉन एक्स प्लस 2। तो a अपॉन लीनियर वेक्टर है तो a अपॉन एक्स माइनस 4 प्लस b अपॉन एक्स प्लस 2, या इसके लिए वो मेथड भी चला सकते हो जो मैं पहले बता रही थी, जो न्यूमरेटर है उसको px प्लस 2 इक्वल टू a, तो वो फॉर्मेट भी चल सकता है। ये px प्लस क्यू अपॉन क्वाड्रेटिक वाला फॉर्म है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाके भी कर सकते हो और इसमें भी कर सकते हो। तो पार्शियल से करोगे तो 7 माइनस 2x अपॉन एक्स माइनस 4 एक्स प्लस 2, इसको अलग से पार्शियल फ्रैक्शंस निकाल के और फिर इंटीग्रेट करके और फिर ऊपर पुट कर दोगे तो वो टोटल आंसर बन जाएगा। हो जाएगा ये कंप्लीट, यस मैम। समझ आ गया? हाँ यस मैम। इंटीग्रल x प्लस 1 अपॉन x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx, इसको कैसे करेंगे? ax अब देखो plus नीचे b डिग्री कितनी है, सबसे पहले डिग्री चेक करनी है इन सारे क्वेश्चंस में। नीचे डिग्री 3 कितनी है? 3 3 और ऊपर 1 1। तो ऊपर की डिग्री जो है वो क्या है, कम है, तो हमें डिवीजन नहीं चाहिए। जैसे मैथ्स में होता है, अगर तुम्हारे पास मान लो 2/7 हो तो हम उसको जब स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स तो डिवाइड थोड़ी ना करते हैं, लेकिन अगर 7/2 हो तो डिवाइड कर देते हैं, है ना। तो ऊपर वाला अगर कम है तो हम डिवाइड नहीं करते, हम उसको उसी फॉर्म में आंसर में छोड़ देते हैं फ्रैक्शन में, और 7/2 हो तो हम उसको फिर डिवाइड करते हैं। तो इसी तरह से ये है कि अगर ऊपर वाला जो है वो कम है तो हम डिवाइड करेंगे, अगर नहीं है तो नहीं करेंगे। तो अगर ऊपर की डिग्री अगर ज्यादा है तो हम डिवाइड करेंगे, अगर ऊपर की डिग्री कम है तो हमें डिवाइड करने की जरूरत नहीं। और ये जो फॉर्मूला है ये अक्सर बच्चे पता नहीं भूल जाते हैं, क्या क्यों उनके दिमाग में ये याद नहीं रहता है। ये फॉर्मूला वही है क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन दिस, जो कि तुम्हारा मिक्स फ्रैक्शन में होता था। जैसे मान लो तुम्हारे पास हो 15/4, कुछ और ले लेती हूँ, 15/2 मान लो। तो ये तुम्हारे पास क्या आता है, इसको अगर डिवाइड करते हैं 15 को 2 से तो हमारे पास क्या आता है, क्वोशिएंट कितना आता है? 7/14 1। तो हम क्या लिखते हैं इसको, 7 क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन 2, जिसको तुम मिक्स फ्रैक्शन में 7 1/2 लिख देते है ना। तो यही तो होता है ना, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन 2। मिक्स फ्रैक्शन ऐसे ही तो बनती थी। तो ये जो है ये नंबर सिस्टम से भी याद रख सकते हो। क्वोशिएंट जो डिवाइड होके आया है, रिमाइंडर जिसको भी हमने डिवाइड करना है आगे, तो 7 प्लस 1/2। तो वही फॉर्मूला है, कुछ नई चीज नहीं है। मान लो हमारे पास हो 19/4, तो क्या आएगा, देखो क्वोशिएंट कितना आएगा, 4 प्लस रिमाइंडर कितना है, 3/4। ठीक है। यस मैम। तो ये इसको कोई मतलब मुश्किल चीज नहीं है दिमाग में रखना, ये आसानी से हम डिवाइड करके और फॉर्मूला यूज करके इसको पहुंच सकते हैं। x प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4, अब इसके पार्शियल फ्रैक्शन निकालेंगे पहले हम। तो a अपॉन एक्स प्लस आगे क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर प्लस फैक्टर है bx plus c upon x square plus 4। इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक है,
तो bx प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस, पहले ही देख लोगे अगर एक्स स्क्वायर -4 होता तो हम उसको x माइनस टू एक्स प्लस टू कर देते, फिर तो हमारा सारा लीनियर बन जाता, लेकिन इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक है तो हमें फिर bx प्लस सी देना। तो अब ये जैसे हम पहले कर रहे थे बिल्कुल वैसे ही करेंगे, a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस bx प्लस सी इंटू एक्स अपॉन x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस। अब क्या आएगा, x प्लस 1, सिद्धार्थ बोलते जाओ क्या आएगा। अच्छा x प्लस इक्वल टू इक्वल्स टू आ जाएगा ये a आज हाँ इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 हाँ प्लस bx प्लस c इंटू x। अब x की कौन सी वैल्यू पुट करोगे, x की कौन सी वैल्यू पुट कर सकते हैं, ये ax प्लस c को इंटू ax वाली a अपॉन x है तो ये किस पे 0 हो रहा है, a अपॉन x a पहले वाला फैक्टर किस पे 0 हो रहा है, a पे। अरे नीचे ये x है ना, अच्छा वो 0 हाँ तो कुछ है ही नहीं तो 0 हो गया। 0 तो 0 पुट करोगे तो क्या आएगा, 0 पुट करेंगे तो आएगा 0 1/4 a 4 6 b हाँ a is equals to 1/4। सिद्धार्थ 0 पुट करो क्या आया, 1/4 आया मैम मेरा भी। 1/4 कैसे आया, 0 पुट कर, हाँ ठीक है 1 इक्वल टू 4 है, ठीक है a इक्वल टू 1/4, ठीक है। हाँ अब मैं एक्स स्क्वायर प्लस 4 किस पे 0 होता है, किस पे 0 होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 4, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है हाँ यस मैम और उसमें 4 भी पॉजिटिव है, नेगेटिव तो पॉजिटिव नंबर्स का सम 0 हो सकता है, नो मैम तो ये तो 0 होता ही नहीं कभी, ठीक है ना। तो क्योंकि ये कभी 0 नहीं होता है तो हमारे पास ऐसी कोई वैल्यू x की नहीं है जिसको हम पुट करके इसे कर सके। हाँ अब ऐसे केस में अगर इसको बिना कंपेयरिंग कोएफिशिएंट के करना हो तो हम x को रैंडम कोई भी वैल्यू दे देते हैं, जैसे x इक्वल टू 1 हो गया, -1 हो गया, ऐसी वैल्यूज देके हम BC निकाल लेते हैं, पर बेटर यही है कि ऐसे केस में तुम कंपेयरिंग कोएफिशिएंट से करो। तो अब लेफ्ट साइड में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, क्या आ रहा है, क्या मैम कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स लगाओ, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है लेफ्ट साइड में 0, अब राइट साइड में a प्लस b। एक a आया और यहाँ से bx और x मल्टीप्लाई होगा तो b आ जाएगा। अब हमारा a 1/4 था, इसमें पुट करोगे तो b की वैल्यू आ जाएगी। अब कांस्टेंट टर्म का देखो, 1 इक्वल टू, इधर कांस्टेंट टर्म क्या है, a 4a 4a और बस। वो तो कोई फायदा नहीं है, इधर तो कोई है नहीं, तो हाँ। इससे तो a ही आएगा, इससे कुछ हमें मिलेगा नहीं। अच्छा x का कोएफिशिएंट देखो, कोएफिशिएंट ऑफ x कंपेयर करो, cx is equals to 1 लेफ्ट साइड में 1 इक्वल टू cx क्या आएगा, c c कोएफिशिएंट ऑफ x, ये कंपेयर किया हमने, तो c की वैल्यू क्या आ गई 1, समझ में आ रहा है सिद्धार्थ।
हाँ मैम। है ना। ये देखो ना हमारे पास c की वैल्यू कब आएगी, c जो है वो x से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब हम इसमें x प्लस 1 इक्वल टू a x स्क्वायर प्लस 4 प्लस b x स्क्वायर प्लस सी एक्स, तो जब हम x का कोएफिशिएंट कंपेयर करेंगे तभी c की वैल्यू आएगी, और तो कहीं से आ नहीं सकती। तो x का कोएफिशिएंट जो है वो c है, और लेफ्ट साइड में x का कोएफिशिएंट क्या है 1, तो c इक्वल टू क्या आ गया 1। तो अब ए बी सी आ गए हमारे पास, b इक्वल टू क्या आया -a, और a हमने निकाल रखा है 1/4, तो ये हो गया -1/4। सो अब ये ए बी सी इसमें पुट कर दोगे तो तुम्हारे पास आ गया x प्लस 1 अपॉन x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू a आया 1/4 अपॉन x था, प्लस बी एक्स प्लस सी, b आया -1/4 x, c आया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 था, नीचे क्या था एक्स स्क्वायर प्लस। तो इंटीग्रल ऑफ x प्लस 1, अगर इंटीग्रल ऑफ दिस पूरा ना लिखना हो तो ऊपर क्वेश्चन को i ले लोगे और i इक्वल टू करके करना 1/4 अपॉन x dx प्लस इंटीग्रल -1/4x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। अब क्या करेंगे, अब देखो ऐसा कोई क्वेश्चन एग्जामिनर दे देता है तो इसमें वो बहुत सारी चीजें तुमसे पूछ पा रहा है। इंटीग्रल 1/x log x आ गया, प्लस अब इसको कैसे करेंगे, वाली ले नहीं सकते, क्या है? इसको कैसे करेंगे, मैम अलग अलग कर लेंगे, -1 अपॉन ठीक है, 4x अपॉन अलग x अलग कर लेते हैं। 1/4 बाहर निकाल, -1/4 बाहर आ गया, इंटीग्रल x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx -4 प्लस इंटीग्रल 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। इसका इंटीग्रल क्या होता है, लॉग लॉग नहीं अच्छा ये एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर हो गया ना, तो ये हो जाएगा 1/2 हम्म tan इनवर्स x/2। ठीक है ना सिद्धार्थ। हाँ हाँ यस मैम। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, देखो प्लास ने फॉर्मूला याद किया है, तुम भी याद कर लो बेटा। और इस वाले को कैसे करेंगे, इस इंटीग्रल को इसको करेंगे, इसको कैसे करेंगे, t मान लेंगे, हाँ किसको t ले लूं, x² + 4 पुट एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी + 4 भी ले लेते हैं। कांस्टेंट है 0 हो जाएगा। हाँ प्लस 4 मैं हमेशा कहती हूँ कांस्टेंट साथ लोगे तो इट विल बी बेटर, पर मैं सोचती ये हूँ कि लिखूं वो जो तुम्हारे दिमाग में आ रहा है। नहीं एक्स स्क्वायर पुट एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू टी, क्योंकि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव में x आ जाएगा, तो ऊपर x अवेलेबल है तो वो हमारा dt में कंबाइन हो जाएगा, तो ये बन गया 2x dx इक्वल टू dt। तो x dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, dt अपॉन 2, और एक्स स्क्वायर प्लस 4 क्या है t, ये आ गया। सिद्धार्थ ये आ रहा है, हाँ -1/4 ये -1/8 हो गया, और ये बन जाएगा log ऑफ t। अब पेपर में जैसे टाइम लग रहा है log t लिखोगे फिर t की वैल्यू वापस पुट करोगे तो सीधा log ऑफ mod x स्क्वायर प्लस 4 भी लिख सकते हो। एग्जाम में टाइम देख के पेपर करना है।
ठीक है ना? ठीक है, यस मैम। या फिर मॉड टी लिख के नेक्स्ट स्टेप में पुट कर। तो ये आंसर हो गया। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हम सब्स्टिट्यूशन करके फिर उसके बाद पार्शियल में रिड्यूस हो जाते हैं। जैसे इस तरह से क्वेश्चंस आ जाते हैं, इंटीग्रल sin x dx अपॉन cos x माइनस 2 इंटू 3 cos x प्लस 5। कैसे करेंगे? पुट cos x is equals to t. पुट cos x इक्वल टू, cos x minus 2. नहीं cos x ही ले लो क्योंकि यहाँ भी है ना फिर आगे, हाँ कांस्टेंट, ठीक है। फिर परेशान होते रहोगे। तो पुट cos x इक्वल टू टी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? सिद्धार्थ समझ आ रहा है? हाँ हाँ मैम कर रहा हूँ। cos x को t क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पर ऊपर sin x है मेरे पास, तो माइनस sin x dx इक्वल टू dt। तो ये sin x dx dt बन गया अपॉन माइनस dt बन गया अपॉन t माइनस 2 और 3t 3t minus 3t plus 5. तो अब उसके बाद इसको पार्शियल से कर लो या कंप्लीटिंग स्क्वायर से कर लो, जैसे मर्जी कर लो क्वेश्चन। ठीक है ना? ऐसे ही क्वेश्चन हो सकता है इंटीग्रल x स्क्वायर अपॉन x क्यूब प्लस 1 इंटू x टू द पावर 6 प्लस 2। कैसे करेंगे? Put x cube is equals to t. तो पुट x क्यूब इक्वल टू t, क्यों? क्योंकि ऊपर x स्क्वायर दिख रहा है हमें। तो हाँ 3x स्क्वायर dx इक्वल टू dt। तो ये इंटीग्रल x स्क्वायर dx आ गया dt अपॉन 3 x क्यूब t लिया तो ये t प्लस 1। तो x6 की वैल्यू क्या हो जाएगी? t square plus 2. t स्क्वायर प्लस। तो अब ये पार्शियल से हो जाएगा क्वेश्चन। Yes ma'am. ये इरिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक वाला फॉर्मेट है और ये हाँ। लीनियर। ठीक है ना? Yes तो फिर ma'am. आगे जैसे हम करते हैं वैसे ही 1/3 t प्लस 1 t स्क्वायर प्लस 2 लेकर के फिर वैसे ही कर लोगे। 3 तो रहने ही दो, 3 को तो वही लिख लेना ऊपर बाहर इंटीग्रल। तो दिस a अपॉन t प्लस 1 प्लस b, क्या लिखोगे? b, क्या लिखूं यहाँ पे? dx plus 3 upon t square पर plus 2. वेरिएबल तो x नहीं है ना। dt plus 2. हाँ, तो ये ध्यान से देखना है, हाँ, वरना हाँ। खुद अपने लिखे में ही कंफ्यूज होते रहोगे। ठीक है? तो हाँ। जो वेरिएबल है वो लेना है। राइट? Yes ma'am. समझ आ गया सिद्धार्थ? कुछ डाउट है यहाँ तक? नो मैम। समझ आ गया ये वाला क्वेश्चन? तो ऐसे में ये 1/3 भूलना नहीं है, तुम्हारे आंसर में ये 1/3 जो है ये फीचर करेगा। तो ये ध्यान रखना है कि 1/3 इंटीग्रल के बाहर है, तो जब इंटीग्रेट कर लोगे एंड में तो 1/3 से आंसर मल्टीप्लाई होगा। ये बच्चे भूल ही जाते हैं एंड में आते आते तक, क्योंकि नॉर्मली तो नहीं होता कुछ बाहर। तो यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है? तो अब ऐसा करना, ये जो तुम्हारी एक्सरसाइज है पार्शियल के ऊपर बेस्ड है 7.5। तो ये एक्सरसाइज 7.5 जो है इसकी प्रैक्टिस कर लेना, और 7.5 की प्रैक्टिस करने से पहले, इससे पहले जो सॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं वो कर लेना। ठीक है सिद्धार्थ? समझ आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? ओके मैम। हाँ, तो इसमें ये तुम सारे क्वेश्चंस कर पाओगे अब, एक्सेप्ट जैसे ये है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 अलग टाइप का है, ये मैं तुम्हें अलग से करा दूंगी। बाकी वाले क्वेश्चंस जो हैं वो तुम कर पाओगे। अभी क्वेश्चन नंबर 18 नहीं करा रही क्योंकि फिर तुम कंफ्यूज हो जाओगे बहुत ज्यादा। तो अभी 18 को मैं नहीं टारगेट कर रही, लेकिन रिमेनिंग सारे क्वेश्चंस तुम कर सकते हो। जैसे एक क्वेश्चन है इंटीग्रल 1/x4 - 1 तुम्हारी बुक में। तो अब ये x4 - 1 को फैक्टराइज कर सकते हैं हम। Yes ma'am. कैसे?
क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन, फिर उसको फर्दर कर सकते हैं एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन इंटीग्रल स्क्वायर प्लस dx वन। अपॉन ये हो गया एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर। ठीक है सिद्धार्थ? हम्म। तो क्या बनेगा ये? फैक्टराइज करो बेटा तुम, सिद्धार्थ तुम करो। इंटीग्रल dx अपॉन क्या बनेगा? इंटीग्रल dx अपन फैक्टराइज करेंगे तो ये हो जाएगा फैक्टराइज करो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई करो। ए? आइडेंटिटी होती है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अलजेब्रा में। हाँ 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 हाँ। हाँ तो वो अप्लाई करो, क्या आएगा? ए स्क्वायर एक ए मिनट, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए ए माइनस बी प्लस बी, वो वाला ए माइनस बी। ए प्लस बी। हाँ तो ये अप्लाई करो। हाँ हाँ, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वन और एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो अब एक्स स्क्वायर माइनस वन को फर्दर फैक्टराइज करो। ये हो जाएगा एक्स, अच्छा एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 4। एक्स पावर 4 तो हो गया ना? हाँ नहीं नहीं ठीक है, उसके बाद अब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो इसके फैक्टर्स क्या आएंगे? फैक्टर्स आएंगे ये एक्स ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस वन के फैक्टर नहीं करने आ रहे तुम्हें? एक्स स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर ही तो है ये। अच्छा फैक्टर करने हैं, सॉरी, अरे मैं उसको सॉल्व करने, सॉरी मैं सॉल्व करने लग गया उसको। पहले फैक्टराइज तो करो। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वन क्या होता है? माइनस वन हो गया हमारा, दोबारा से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई करो। तो मैं वो तो वन है ना, तो वो तो स्क्वायर हो जाएगा ना, तो उसमें क्या हाँ मतलब तो अप्लाई करो फॉर्मूला। ये वो ए स्क्वायर प्लस वन माइनस ए स्क्वायर, सॉरी सॉरी सॉरी, इस एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन, ये तो दोबारा वही हो। हाँ फिर एक्स स्क्वायर प्लस वन का भी यही हो जाएगा एक्स स्क्वायर। आगे वेक्टर्स। हाँ हाँ एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन और एक्स स्क्वायर प्लस वन। हाँ ठीक है, तो अब एक्स यस स्क्वायर प्लस वन तो फैक्टराइज नहीं हो सकता। ओके। तो अब इसके क्या लिखोगे? वन अपॉन एक्स माइनस वन। सिद्धार्थ बताओ क्या लिखेंगे पार्शियल फ्रैक्शंस इसके? रूल के हिसाब से क्या लिखेंगे? दिस इक्वल टू हाँ ए अपॉन एक्स माइनस वन बी प्लस बी अपॉन एक्स प्लस वन प्लस सी अपॉन एक्स ये स्क्वायर। आएगा, ये क्वाड्रेटिक है, इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक है। एक्स स्क्वायर प्लस वन इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक है ना, जो फैक्टराइज नहीं हो सकता। हाँ हाँ तो क्या आएगा? क्या बताया था मैंने इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक के लिए? सी हम सी तो बोला मैंने भी, अच्छा सी एक्स प्लस डी। हाँ ठीक सी है, एक्स लीनियर आएगा ऊपर, खाली सी नहीं आएगा। ओके ओके जहाँ इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक है वहां सी एक्स प्लस डी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। समझ आ गया? यस मैम। अब देखो ये क्वेश्चन वन अपॉन एक्स फोर माइनस वन और ये क्वेश्चन वन अपॉन एक्स इंटू एक्स फोर माइनस वन, ये दोनों क्वेश्चन बहुत क्लोज हैं आपस में।
पर अब तुम बताओ ऐसा क्वेश्चन को कैसे करेंगे? इस क्वेश्चन को हम इस तरह से भी कर सकते हैं जैसे ये हमने ऊपर कर रहे थे, x-1, x+1 और x²+1। तो यहाँ पे 3 फैक्टर बने थे हमारे, तो यहाँ पे कितने फैक्टर बन जाएंगे अगर फैक्टराइज करूंगी तो? कितने फैक्टर बन जाएंगे? हैं? से बनेंगे कितने फैक्टर बन जाएंगे फैक्टराइजेशन के बाद? 2 क्यों बनेंगे? देखो, x4 - 1 तो सेम ही है। यहाँ हो जाएगा। अच्छा, स्क्वायर स्क्वायर कर देंगे। हाँ ठीक है ना, 3 बन जाएंगे। यहाँ पे भी x हो गया एक, और एक इसके 2 हो जाएंगे। ठीक है, इसके 2 बने थे। x4 - 1 के कितने फैक्टर बने हैं तुम्हारे? यहाँ देखो 1 2 3। 3 फैक्टर बने हैं ना। हाँ तो ये यहाँ पे 3 फैक्टर तो बनेंगे ही बनेंगे इसके, और एक ये 4 फैक्टर बन जाएंगे। अब जब ये 3 फैक्टर बने हैं तो हमें 4 कांस्टेंट निकालने हैं। अब 4 फैक्टर अगर हम बनाएंगे तो 5 कांस्टेंट निकालेंगे, तो क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाएगा। ओके। ठीक है ना। तो ये जो इस टाइप का क्वेश्चन है, जैसे बाहर x दे रखा है, ये क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन से भी करा जा सकता है। अगर हम इसको सब्स्टिट्यूशन से करेंगे तो शॉर्ट हो जाएगा। देखो अगर हम पुट करते हैं x4 = t, जब भी ऐसे बाहर आए तो हम इसको इस तरह से सोच सकते हैं कि x4 = t मैंने क्यों पुट किया है, क्योंकि अगर मैं ऊपर नीचे x³ से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन गया। तो अगर ऊपर नीचे x³ से मल्टीप्लाई करेंगे ये बन गया। अब नीचे x4 है और ऊपर x³ है, तो हमने x4 = t पुट किया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? डिफरेंशिएट करो। दिस इंप्लाइज 4x³ 4x³ और dx हो जाएगा। तो x³ dx किसके इक्वल आया? x³ आ गया dt/4। और अंदर क्या आ जाएगा? अंदर क्या आ गया? पलाश समझ आ रहा है डिफरेंस दोनों क्वेश्चंस में? यस मैम। देखा ना कितने क्लोज हैं क्वेश्चंस। तो हमें पार्शियल अप्लाई करने से पहले एक बार ये सोचना है पेपर में कि कुछ शॉर्टकट मेथड है इसका, ये नहीं कि देखा और पार्शियल अप्लाई करना शुरू कर दिया। तो ये 1/t t-1 बन गया। अब इसको तुम कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी कर सकते हो सिद्धार्थ, जैसे हमने सुबह वो तुम्हारी डिफिकल्टी ली थी ना, एक था x × x - 9 क्या पता नहीं है ना। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी कर सकते हो इसको, और इसको पार्शियल से भी कर सकते हो। दोनों मेथड से आगे ये चलाया जा सकता है। ठीक है, समझ आ गया फर्क दोनों क्वेश्चन में? ऊपर मेरे पास सब्स्टिट्यूशन नहीं चलेगा, यहाँ पर मेरे पास कुछ नहीं है न्यूमरेटर में, तो मैं कुछ नहीं कर सकती इसका। लेकिन यहाँ पे क्योंकि उसने नीचे x दे रखा है, तो जो बाहर x है इसको हम इजीली वो बना सकते हैं x4 बनाने के लिए ऊपर नीचे x³ से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरा डेरिवेटिव से हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन नंबर 20th है। इसी टाइप का तुम्हारी बुक में क्वेश्चन नंबर 16, वो भी सेम चीज ही है, वो भी ऐसे ही हो जाएगा, सेम थॉट प्रोसेस है। तो ये दोनों क्वेश्चन जो हैं कर लेना, 20th और 16th, दे आर लिटिल डिफरेंट फ्रॉम पार्शियल। पार्शियल से भी हो सकता है और बिना पार्शियल के भी हो सकता है। तो ये स्टेप को ध्यान में रखना है। और ठीक है, चलो अब ये कर लेना आज बेटा सिद्धार्थ बैठ करके तुम